का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समरूपता की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। इसके बाद बात करेंगे हम समरूप बहुभुज की कि समरूप बहुभुज किसे कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे थेल्स थ्योरम की। इसको आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हो यानी मूल समानुपाती प्रमेय भी कहते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की समरूपता के मापदंड यानी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। हेलो यूपी बोर्ड जनता, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th यूपी बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अगर बात करूं ट्रायंगल की तो भैया ज्योमेट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वजह क्या है प्रॉब्लम की कि भैया ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते या कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते और जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और क्वेश्चन अगर गलत हुए तो मार्क्स खराब हुए तो बच्चा उस टॉपिक से बचने की कोशिश करता है कि भैया इसके टॉपिक को छोड़ दिया जाए या इसके क्वेश्चंस हम कम करें, हम दूसरे टॉपिक कर लें जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए। बट बात ये है कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस समझने का गेम है। तो आज हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और फिर इनके एप्लीकेशन को जानेंगे। अगर आप इनके एप्लीकेशन को और इनके सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो इसके क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेंगे और आप इजिली कर पाओगे। बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समरूपता की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी कि भैया कब दो ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर होते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन होती है, किस कंडीशन में हम दो ऑब्जेक्ट को सिमिलर कह सकते हैं, सिमिलरिटी एक्चुअल में होती क्या है, समरूपता होती क्या है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9 में सर्वांगसम तो पढ़ा हुआ है यानी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हुई कि कब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कब दो ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे। समरूपता किसे कहते हैं इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो ये चैप्टर में ज्यादा चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। इसके बाद बात करेंगे हम समरूप बहुभुज की कि समरूप बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है जिसकी वजह से दो बहुभुज या तो स्क्वायर हो गया या तो रेक्टेंगल हो गया या तो आपका रोम्बस हो गया, जो भी फिगर है वो आपका क्या हो, समरूप होगा। उसके लिए कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे थेल्स थ्योरम की। इसको आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हो यानी मूल समानुपाती प्रमेय भी कहते हो। याद रखना, कोई थेल्स थ्योरम सुनकर के टेंशन में मत आ जाना कि ये कौन सी नई चीज है, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही है। क्लियर? और ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि या तो थेल्स थ्योरम या तो इसका कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इन दोनों में से कोई एक चीज आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। या तो थ्योरम की स्टेटमेंट पूछ लेगा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देगा या फिर आपका इन थ्योरम में से किसी एक थ्योरम को प्रूव करने को दे देगा। तो आपको इनकी प्रूविंग भी समझनी है कि किस तरीके से इसको प्रूव करते हैं और इनके स्टेटमेंट को भी याद रखना है और इसके अलावा उसके एप्लीकेशन को भी जानना है। इतना कर लिया यानी कुछ नंबर तो आपके फिक्स हो गए यहां से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की समरूपता के मापदंड यानी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करने पर कोई दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होते हैं यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहां पर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर हैं यानी समरूप हैं। तो इसकी कंडीशन को हम यहाँ पे जानेंगे। क्लियर? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि समरूपता की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज के साथ समझना क्या है, समान आकार लेकिन भिन्न माप वाली ज्यामितीय आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं। क्या कंडीशन है कि सेम शेप हो, शेप क्या हो आपका, सेम हो, बस साइज डिफरेंट हो। इस टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी में सर्वांगसम में क्या था कि भैया सेम साइज और सेम क्या हो, शेप के अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो हमारा क्या कहलाता था, वो हमारा सर्वांगसम कहलाता था। त्रिभुज वाले केस में आपको याद होगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, मतलब
कोई दो ट्रायंगल हो, उनकी तीनों साइडें इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या कहलाते थे, सर्वांगसम कहलाते थे। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका आकार समान आकार हो लेकिन उनकी जो माप हो वो डिफरेंट हो, तो इस टाइप के फिगर को, इस टाइप के दो ट्रायंगल्स या फिर जो भी दो आकृतियां होंगी, इनको हम कहेंगे समरूप आकृतियां। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी नॉर्मल कार है और ये हमने एक टॉय कार ले रखी। आप अगर देखोगे विजुअलाइजेशन में तो चीजें दिख रही होंगी ना, कि भैया अगर आप देखोगे तो दोनों देखने में तो सेम है लेकिन इनकी डायमेंशन डिफरेंट है। अब डायमेंशन डिफरेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप इसमें बैठ के घूम सकते हो बट इसमें नहीं बैठ जाओगे बात सुन में, क्योंकि एक टॉय कार है, छोटी है, बट जैसी आपकी बड़ी कार है, जैसे आपकी बड़ी कार दिख रही है वैसे ही छोटी वाली कार दिख रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अच्छा यहाँ एक कॉन्सेप्ट है छोटा, कभी कभी क्या करता है एमसीक्यू में ये चीजें पूछ लेता है, नोट करके आप लिख सकते हो क्या, कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। यानी दो सर्वांगसम जो आकृतियां होती हैं सदैव समरूप होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, कभी कभी पूछ लेगा कि दो आकृतियां दे देगा, पूछेगा भैया सर्वांगसम है, या आपसे ये पूछेगा कि भैया सारी सर्वांगसम, सभी सर्वांगसम पॉलीगन या त्रिभुज या कोई भी आकृति हमेशा समरूप होती हैं, या सभी समरूप आकृतियां हमेशा सर्वांगसम होती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें होती हैं, तो इस चीज को याद रखना, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए सर्वांगसम वस्तुएं क्या होती हैं, आकृतियां क्या होती हैं और समरूप क्या होती है। सर्वांगसम यानी दोनों के सेम साइज और सेम शेप। ठीक है, यानी अगर कोई ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स हैं तो उनकी तीनों साइडें इक्वल अगर हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइडें इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम कहलाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं समरूप की, तो भैया उनके आकार समान हो लेकिन जो डायमेंशन हो वो डिफरेंट हो, तो इस टाइप के फिगर को हम क्या कहेंगे, समरूप फिगर यानी समरूप आकृति कहेंगे। क्लियर है, धीमे से समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे हम समरूपता की बात करेंगे, सर्वांगसम तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वैसे भी आपके बोर्ड के एग्जाम में सर्वांगसम से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आपने सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं उनकी कंडीशन को अच्छे से जाना समझा होगा तो यहाँ आपको प्रॉब्लम कम होगी। क्लियर, ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात कर लेते हैं समरूप बहुभुज यानी सिमिलर पॉलीगन। अगर मेरे पास कोई दो पॉलीगन्स हैं, रेगुलर पॉलीगन्स हैं, ठीक है, या इनरेगुलर पॉलीगन भी हों, अगर कुछ कंडीशन को वो फॉलो करते हैं तो वो एक दूसरे के सिमिलर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी कंडीशन है पहले ये देख लेते हैं। तो हमने कहा सर उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा उनकी संगत भुजाओं की लंबाई समान पाए, यानी समान रेशियो में हो। अब एक बात समझना, मान लो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब आयत है जिसके अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमने मान लेते हैं कि ये 7 है, ये 5 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मान चलिए मेरे पास एक और रेक्टेंगल है, ठीक है, ये 7 है, मान चलिए 14 दे रखा है, ये 5 है, मान चलिए 10 दे रखा है। सुननी कहानी, आयत तो ये भी है, आयत तो ये भी है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, तो हमने कहा सर दो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। पहला, इनके संगत कोण बराबर है, यानी देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सेम वे में ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इनके संगत कोण समान है और संगत भुजाएं भी क्या है, रेशियो इक्वल है। मैंने कहा सर 5/10 इक्वल टू 7/14, इनके जो साइड के रेशियो क्या है, इक्वल है। अगर साइड के रेशियो इक्वल नहीं होंगे तो ये समरूप नहीं होंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो हमने कहा सर इनके संगत कोण भी इक्वल है, संगत कोण इक्वल होने चाहिए और प्लस इनकी जो साइड्स हैं इनका रेशियो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल है तो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। तो कभी भी अगर पॉलीगन की बात आएगी, किसी भी टाइप का पॉलीगन है
उनकी अगर सारी साइड्स इक्वल है, सॉरी सारी साइड का रेशियो इक्वल है और सारे एंगल इक्वल है, इंटरनल एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है, तो हमारा क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। ठीक है, अब यही चीज ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या चीज आएगी, तो जैसे मान चलिए एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो कैसे कैसे समरूप होंगे, तो हमने कहा सर इनके सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, ये एंगल ये एंगल ये एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और इनके साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी इसके इस साइड का और इस साइड का रेशियो इक्वल हो। अगर इक्वल है तो एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। ठीक है, बड़े आराम से समझना। और यहाँ पे एक टर्म और आता है, क्या कहते हैं उसको, संगत भुजाएं। ये संगत समानुपाती होती हैं, इसका मतलब क्या है, संगत भुजाएं किसे कहते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो और इस बात को भी एक बार समझ लेते हैं। हमने कहा सर मान लो एक पेन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, सुना किस चीज को समझना है, हमने कहा संगत कोण और संगत भुजाओं के बारे में समझना है। तो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी और ये सी, एक दूसरा ट्रायंगल है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, हमने कहा एंगल ई एफ जी। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और चीज, अगर ये बी है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी, ये ए है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी ए। ठीक है, ये सी है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। सेम वे में ई है तो स्मॉल ई, एफ है स्मॉल एफ और जी है तो स्मॉल जी। अब पहली बात, संगत भुजा किसे कहेंगे, तो भैया जैसे कि मान लो मैंने दिया कि एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल ई के, एंगल बी इक्वल है एंगल एफ के, एंगल बी क्या है, एंगल एफ के इक्वल है, और एंगल सी इक्वल है एंगल जी की। ये तीन चीजें गिवन है। उसने कहा भैया मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं जिनके एंगल ए ई बी एफ सी जी के इक्वल है, तो कौन से साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो हमने कहा सर संगत भुजाओं का रेशियो इक्वल होगा। अब संगत भुजाएं और संगत कोण में बच्चा कंफ्यूज होता है, तो इस चीज को अच्छे से समझना। मैंने कहा सर संगत भुजाएं होती क्या है, पहले ये समझ लो। तो हमने कहा देखो कौन सा रेशियो इक्वल होंगे, संगत साइड्स के। तो हमने कहा एंगल ए पे आओ, ए पे आए, इसके जो अपोजिट साइड होगी, इसके जो अपोजिट साइड होगी, इसको मैंने ए माना है, स्मॉल ए। ठीक है, तो जिसकी जो इसकी अपोजिट साइड होगी ये वाली, ये इसकी होगी संगत भुजा, यानी बी के लिए संगत भुजा क्या होगी, स्मॉल बी, और सी के लिए संगत भुजा क्या होगी, स्मॉल सी। सेम वे में ई के लिए संगत भुजा स्मॉल ई, एफ के लिए संगत भुजा स्मॉल एफ, और जी के लिए संगत भुजा स्मॉल जी होगी। यानी अगर किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, किसी कोण के रिस्पेक्ट में संगत भुजा की बात कर लो तो क्या होगा, तो हमने कहा सर उस कोण के अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में, या जो साइड होगी, जो भुजा होगी, वो इस एंगल की क्या कहलाएगी, संगत भुजा कहलाएगी। बात समझ में आई? ए के लिए स्मॉल है, बी के लिए स्मॉल बी, सी के लिए स्मॉल सी, ये हमारी क्या है, संगत भुजाएं हैं। सेम वे में ई के लिए ई, एफ के लिए स्मॉल एफ, जी के लिए स्मॉल जी, ये इनकी क्या है, संगत भुजाएं। ठीक है, अब अगर ये समरूप है तो क्या कहानी बनेगी, तो हमने कहा सर तीनों एंगल तो इक्वल गिवन है, यानी एंगल ए ई बी एफ सी जी के इक्वल है, तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, तभी ये समरूप कहलाएंगे। अब साइड के कौन से रेशियो और किस तरीके से लिखते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। तो हमने कहा सर एंगल ए पे आ जाओ, एंगल ए के सामने साइड ए है, अपॉन साइड ई, या एंगल ए अपॉन, मान चलो इन दोनों में कंपेयर करना है, तो हमने कहा ए अपॉन बी के संगत से क्या है, भुजाएं हैं ए अपॉन बी, ए के संगत भुजा ए, बी की संगत भुजा स्मॉल बी, इक्वल टू, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, हमने कहा ई की संगत भुजा, ई की संगत भुजा स्मॉल ई और एफ की संगत भुजा स्मॉल एफ के बराबर होगा, यानी ए अपॉन बी इक्वल टू ई अपॉन एफ, ये इनकी संगत भुजाओं का रेशियो होगा। याद रखना, समझना कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे इन दोनों को सिमिलर रिप्रेजेंट करना हो तो लिखने का तरीका क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का साइन ये होता है, संगत
समरूप का साइन क्या होता है, ये होता है इज। एंगल इक्वल है ए ई के, तो यहाँ पे ई आ जाएगा पहले, बी एफ के तो बी के रिस्पेक्ट में एफ, और सी जी के तो जी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ई एफ जी अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए ई के, बी एफ के और सी जी के इक्वल है। और इसी तरीके से आपको लिखना भी है। जब तक ना पता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये चीज जाननी और समझनी पड़ेगी कि अगर मुझे कहीं पे दे रखा है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे ऐसे में दे रखा है कि ये दोनों सिंगल है, तो इस तरीके सिमिलर है यानी समरूप है, तो हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एंगल ए ई के, बी एफ के, सी जी के इक्वल है। ये बात निकली। और जैसे ही तीनों एंगल इक्वल दिख गए तो कौन से साइड सिमिलर होंगे ये चीज हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट आपको समझना ये था कि संगत भुजाएं किसे कहते हैं। तो हमने कहा सर अगर एंगल ई है तो इसके जो अपोजिट साइड वाली अपोजिट साइड जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ये संगत भुजा कहलाएगी इस कोण की। ठीक है, और संगत कोण किसे कहते हैं, तो अगर मान चलो एंगल साइड मुझे जी गिवन है तो जी के अपोजिट जो एंगल होगा ये कौन होगा, ये हमारा कहलाएगा संगत कोण। यानी अगर मैं साइड बी दे रखी है तो बी के अपोजिट जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। तो संगत कोण संगत भुजा में कंफ्यूज मत होइएगा। और जब भी कहेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी इस तरीके से इंफॉर्मेशन वर्क करती है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये गिवन है तो इस तरीके से हम रेशियो को लिखते हैं। ये सारी चीजें हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो सबसे पहली चीज आती है वो मूल समानुपातिक प्रमेय या थेल्स थ्योरम का। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि थेल्स थ्योरम आपकी प्रूविंग में आएगा। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, और स्टेटमेंट आपको याद रखना जैसे है वर्ड टू वर्ड। क्या है स्टेटमेंट, पहले इंग्लिश वालों के लिए कि भैया इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट्स डिवाइड टू साइड आर इन द सेम रेशियो। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है और किसी साइड के रिस्पेक्ट में, मतलब एक साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो लाइन होगी ये इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये इसकी स्टेटमेंट है। हिंदी में क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करे तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। बात समझ में आई कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, मान चलो ऐसा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, पैरेलल समझते हो, समांतर रेखा। ठीक है, अगर मैंने इस लाइन के समांतर एक रेखा खींच दी तो जो ये साइड है, मान चलो ए, ये बी, ये सी और डी है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन बी होगा। ठीक है, यानी वह दोनों भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में डिवाइड करेगी, विभाजित करेगी। ये इसकी स्टेटमेंट है। अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, क्योंकि दोनों चीजें काम आएंगी। अभी एप्लीकेशन में आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, और इसके अलावा क्वेश्चन में भैया एग्जाम में क्या पूछ लेता है, सीधे स्टेटमेंट पूछ लेता है, तो आपको स्टेटमेंट लिख करके फिगर बना करके आप दिखा सकते हो कि भैया ये कहानी है। क्लियर। और प्रूविंग के लिए आए तो क्या करना है, तो मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भैया कि माना ये लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड डी ई इज ए पैरेलल लाइन। डी और ई क्या है, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, प्रूविंग पे जा रहे हैं। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। चलो आ जाओ देखते हैं क्या कहानी है। तो हमने कहा सर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है इसको तो थोड़ा देख लेना, याद कर लेना। यहाँ पे मैंने फिगर पहले बना दिया है, आप लोगों के लिए एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक ये ट्रायंगल है ए बी और ये सी, मैंने बीसी के रिस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की डी और ई। ठीक है, हमको प्रूफ करना है थेल्स थ्योरम। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। हमने इस पॉइंट से, पॉइंट ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ, वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल ए डी पे। ठीक है, उसके अलावा डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपका ए सी पे।
ये बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर। और इसके अलावा क्या किया, इसको हमने सी से मिला दिया और इसको हमने ई को बी से मिला दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अब यहां से हम प्रूविंग वाले पार्ट को लेके चलेंगे। ये हमारा फिगर है, फिर से ए बी सी, डी इज पैरेलल लाइन, ठीक है, और ई एफ और डी जी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ड्रॉ किया है फ्रॉम डी से और ई से। इतनी चीजें क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर। देखो ऐसा है, इसको प्रॉपर वे में लिख लेना यहाँ पे कि ये कंस्ट्रक्शन किया है, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। चलो आ जाओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमने कहा सर इसके प्रूविंग की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लो ए डी ई। हमने कहा सर इन ट्रायंगल ए डी ई एंड, इसके बाद आप ट्रायंगल ले लो दूसरा वाला, कौन सा? हमने कहा सर ये वाला डी ई बी। इन ट्रायंगल डी ई और बी। क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, एक बार ये ब्लू वाला ट्रायंगल ले लिया और एक बार डी ई बी ले लिया। क्लियर? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इनके एरिया की। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा? तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए डी ई की बात कर लो, क्या होगा? क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं भाई लोगों, हिंदी वालों इतना तो समझ ही रहे होगे, है ना? चलो आ जाओ। तो हमने कहा एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई निकालना है। अब ए डी ई निकालना है, थोड़ा समझना। मैंने कहा सर ए डी ई में, ठीक है, ए डी ई की बात अगर मैं करता हूं, एक सेकेंड, तो ये आपका बेस होगा और ये आपकी हाइट होगी। ट्रायंगल ए डी ई की बात कर लो, ए डी ई की बात कर लो, तो ये बेस और ये हाइट होगी। तो हमने कहा एरिया हो जाएगा हाफ, बेस कितना है? हमने कहा ए डी, और हाइट कितनी है? हमने कहा एफ ई। ये यहां रख दो एफ ई। क्या ये बात समझ में? ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। अब दूसरे ट्रायंगल को उठा लो। तो हमने कहा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? डीईबी। डीईबी की अगर बात करो एरिया की तो क्या होगा? तो हमने कहा सर डीबीई, डीईबी ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए बेस क्या होगा? बीडी। तो हमने कहा 1/2 बेस इज बीडी इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के लिए भी अब यही तो हाइट होगी, है ना? इस ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होगी? यही होगी, यानी ई एफ। तो यहां से फिर से आप एफ ए लिख सकते हो, हाइट तो यही होगी इस ट्रायंगल की भी। सिंपल से समझना क्या किया मैंने, एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया। अब ये वाला ट्रायंगल लिया ब्लू वाला, बेस इंटू हाइट लगा दिया। क्लियर? ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है? हमने कहा सर इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देंगे डिवाइड। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और 2 जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यही कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप हटा दीजिएगा और यहाँ पे इक्वल टू लिख दीजिएगा। क्या मिल जाएगा? तो हमने कहा सर 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ई एफ से ई एफ कट जाएगा। तो यहाँ मिल गया ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, तो हमने कहा सर रेशियो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ए डी ई बी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। इस बात को क्लियर है? इसको आप यहीं रख दीजिए, नेक्स्ट अभी उस पर चल के इसको वर्क कर लेंगे। तो हमने कहा सर ये इक्वल टू आ गया हमारा ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, ये चीज क्या हो गई, इन दोनों का रेशियो निकाला तो हमें मिल गया ए डी अपॉन बी डी। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो हमने कहा सर ये वाला तो इधर वाला पार्ट हो गया। अब इसके लिए बात करेंगे तो हमने कहा सर हमको चाहिए इसका और इसका रेशियो। तो एक बार ये वाला ट्रायंगल उठा लो, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस हमारा ए ई और हाइट हमारा डी जी होगा। तो हमने कहा सर इन ट्रायंगल क्या होगा, ए डी ई, ए डी ई एंड ट्रायंगल ये वाला कौन सा, ईबीसी।
जैसे ही लोगे तो क्या मिलेगा, तो हमने कहा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की अगर बात कर लो तो ये आपका क्या इक्वल आएगा, तो हमने कहा सर ए डी बेस इज ए अपॉन हाइट डी जी, तो 1/2 बेस कितना है आपका ए और हाइट है आपका डी जी। बेस आपका ए और हाइट आपकी डी जी, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद दूसरा हमने कहा सर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल लेना है हमको, क्या ईबीसी, ईबीसी तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ईबीसी की अगर बात करोगे तो इसके लिए हाइट यही रहेगी, हाइट में सॉरी हाइट में तो चेंज आएगा नहीं, इसके लिए भी हाइट क्या होगी यही होगी। तो इन दिस केस इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या फिर इस ट्रायंगल, सॉरी थोड़ा सा चेंज करना, इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या डीईबी, क्या है ईबीसी, ईबीसी की नहीं बात कर रहे हैं, ई ये हटा देना भाई लोगों, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ईडीसी की, ईडीसी की, यहां गलत लिख दिया है ईडीसी की। अब ईडीसी ही क्यों, दिमाग में रखना, हमको इसका रेशियो इतना चाहिए तो एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ईडीसी। एरिया क्या होगा, तो बेस होगा इसका ईसी और हाइट होगी आपकी ये डीजी, तो 1/2 ईसी इंटू डीजी, ईसी इंटू डीजी आ जाएगा। ईसी इंटू डीजी जैसे ही वर्क करेंगे और इनको क्या करो डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा, डीजी से डीजी कट जाएगा और हमको मिलेगा यहां से ए ई अपॉन ईसी। क्या ये बात सुन में, यहां जब हमने प्रॉपर्टी यूज की तो हमको मिल गया एडी अपॉन बीडी और यहां मिल गया ए ई अपॉन ईसी। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या कहानी है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो लाइनें पैरेलल, ठीक है, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, इन पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, तो सुनना कंडीशन क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का बेस सेम करके मैं कोई भी पॉइंट को मिला दूं तो जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया इक्वल होगा। बात समझना, मैंने कहा बेस को इक्वल करके अगर इस पैरेलल लाइन के बीच में मैं कोई भी ट्रायंगल बना दूं, कोई भी ट्रायंगल, तो जो ये सारे ट्रायंगल्स हैं, जितने भी ट्रायंगल दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, इन सारे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, इस चीज को यहाँ स्टेटमेंट में डालिएगा, क्या कि भैया दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रायंगल है और सेम बेस से मैं चाहे जितने ट्रायंगल ड्रॉ कर लूं इन दोनों लाइन के बीच में, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेम बेस से चाहे जितने ट्रायंगल ड्रॉ कर लूं उन सारे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल सी कहानी है, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे डालेंगे। अब इससे क्या चीज आएगी ये समझना, मैंने कहा जैसे मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो मेरे दिमाग में आया कि भैया ये वाली लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो इस बेस से ये वाला ट्रायंगल और इसी बेस से ये वाला ट्रायंगल ये भी तो इक्वल होगा। यानी ये स्टेटमेंट डालने के बाद कहोगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ट्रायंगल डीईसी, डीईसी इक्वल होगा ट्रायंगल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्या है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी सॉरी डीसीबी और ई सॉरी ईडीसी, डीईसी, ठीक है, तो डीईसी और आपका देखो एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक बार डीईबी ले लिया, तो डीईबी या डीसीबी ले लिया, क्लियर। तो दोनों के बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इनके एरिया इक्वल होंगे और एरिया अगर इक्वल होंगे तो क्या मिलेगा देखना। तो हमने कहा सर इस वाले पार्ट में जो हमने पहला इक्वेशन बनाया था इसमें एडीई और यहां पे भी एडीई था, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, और ईडीसी
इक्वल टू DEB हमने अभी प्रूफ कर दिया। DEB है ना, ये तुम्हारा क्या होगा, सुना, सही से लिखा नहीं है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। सुना, मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि जो इस ट्रायंगल का है DEC, तो DEC इक्वल हो जाएगा DEB के, DEB के। तो जो EDC है हमारा, EDC सेम ट्रायंगल है ना, और DEB, इधर आ जाओ, DEB, ये दोनों का एरिया इक्वल है, और दोनों का एरिया इक्वल है तो ये रेशियो भी तो इक्वल होंगे, और रेशियो अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला रेशियो है वो इस रेशियो के इक्वल हो जाएगा, यानी आपका AD अपॉन BD, सॉरी इसको आप कहां लिखोगे, हाँ, AD अपॉन BD, यहां हमने लिखा AD अपॉन BD इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के इक्वल होगा, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना। बस सुन में, AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, यही हमको प्रूविंग करनी थी एट द एंड। एक बार अच्छे से फिर से समझ लेना जिससे कि काम हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन तो थोड़ी सी होती है। हमने क्या किया, अगर हमें पहले स्टेटमेंट क्या पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है और किसी साइड के रिस्पेक्ट में ये भुजा, इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक पैरेलल ये समांतर भुजा ड्रॉ की, तो ये जो भुजा है DE, ये इनके साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये स्टेटमेंट है। तो हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि इनके साइड का रेशियो इक्वल है। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने E से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसके बाद हमको देखो दिमाग में क्या रखना है, क्योंकि याद नहीं रहता है, हमें रेशियो चाहिए AD अपॉन DB का। तो हम इस टाइप से ट्रायंगल लेंगे कि AD और DB आ जाए उसमें। तो हमने पहले ट्रायंगल लिया ADE और दूसरा ट्रायंगल लिया DE और B, उनका रेशियो निकाल लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया इधर वाला पार्ट, क्योंकि हमको रेशियो चाहिए AE और EC का। तो हमने ऐसा ट्रायंगल लिया, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया और फिर ये वाला, जिसमें AE और EC दोनों साथ में हो। तो हमने कहा सर ठीक है, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लिया। अब दोनों का रेशियो निकालने के बाद क्या चीज हमारे दिमाग में आई कि भैया अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना ये वाला, कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइनें एक दूसरे के समांतर हैं और उनके बीच में कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर मैं उसके आधार को, उसके बेस को सेम कर दूं, इसके बेस को फिक्स कर दूं, तो इस बेस से जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, जितने भी त्रिभुज बनेंगे, उनका एरिया इक्वल होगा। बस इस स्टेटमेंट को आप यहां लिखा। जैसे ये माना तो हमने कहा कि सर इसका मतलब है, देखो ये तो सेम इक्वल, ADE तो ऑलरेडी इक्वल ही थे दोनों में, बस डिफरेंस क्या था, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का था। ये दोनों भी इक्वल प्रूफ हो गए, और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इन दिस केस इनके रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। बात सुनिए, बहुत प्रॉपर वे में सॉल्व किया गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना और इसकी प्रूविंग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मूल समानुपातिक प्रमेय के विलोम, ठीक है, यानी कन्वर्ज ऑफ ए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसको समझते हैं कि कन्वर्ज ऑफ ए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किसे कहते हैं और उसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट, और याद रखना स्टेटमेंट पूछा जाता है डायरेक्टली, इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल in the same ratio then the line is parallel to the third side। ठीक है, क्या कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में किसी साइड के रिस्पेक्ट में कोई लाइन है जो इन दूसरी दो जो साइडें हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये स्टेटमेंट है। दिमाग में रखना क्या कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो जो ये लाइन होगी वो तीसरी लाइन की तीसरी भुजा के क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी। ये स्टेटमेंट है। क्लियर, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। ये कैसे प्रूफ होगा,
तो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या है, मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या गिवन है, सबसे पहले ये लिख दो, प्रूविंग करनी है तो गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन है कि इनके साइड का रेशियो इक्वल हो, ये तो कह रहा कि इफ ए लाइन डिवाइडेड टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो गिवन है, समान अनुपात गिवन है, भुजा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये गिवन है। यानी AD अपॉन DB क्या गिवन है, तो हमने कहा सर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है, AE अपॉन EC ये हमको गिवन है। क्या प्रूफ करना है, तो हमने कहा सर प्रूफ करना है हमको कि BE जो है पैरेलल है BC। हमें ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। आ जाओ यहां पे। तो हमने कहा सर सबसे पहले सुनो, कंडीशन समझ में आई, हमें क्या प्रूफ करना है कि भैया जो ये DE साइड है BC के पैरेलल। हमने कहा ठीक है सर मान लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और थोड़ा सा कुछ अलग कंट्रोडिक्शन समझते होंगे आप, उसको लेट करते। तो हमने मान लिया कि एक कोई पॉइंट E है, एक ये लाइन ड्रॉ कर ली, और हम मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं क्या कि भैया DE डैश जो है हमारा पैरेलल लाइन है BC, क्या है DE डैश पैरेलल है BC के, ये हमने लेट कर लिया। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो हमने कहा सर अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू द BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आपका क्या था थेल्स थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू द, यहां डाल दीजिएगा क्या BPT, क्या करना है, हमने कहा सर पहले लेट कर लो एक पॉइंट E, DE को मिलाया, हमने लेट कर लिया कि DE पैरेलल है BC के, ये बात सुन में आई। फिर इसके बाद क्या करना है, हमने जैसे DE पैरेलल टू BC कहा तो अकॉर्डिंग टू द BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हमको ये पता है कि इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। इट मींस कि DE डैश पैरेलल टू BC अगर है तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन EC हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C हो जाएगा, इसका रेशियो इक्वल होगा ना, हमने कहा E डैश C हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, क्या ये बात समझ में आई, हमने लेट कर लिया DE डैश क्या है BC के पैरेलल है, और DE डैश अगर BC के पैरेलल है यानी अकॉर्डिंग टू द BPT इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। सिंपल सी कहानी है, हमने रेशियो इक्वल कर दिया। अब हमने कहा सर हमें गिवन है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो गिवन है। अगर गिवन है तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है कि AD अपॉन DB अगर इक्वल है तो AE अपॉन EC, इन दोनों से हमको मिल जाएगा कि भैया AE अपॉन EC इक्वल है किसके, AE डैश अपॉन EC डैश, AE डैश अपॉन E डैश C। क्या ये बात समझ में आती है, सिंपल सी, ठीक है। स्पेस कम है तो इस चीज को आप अच्छे से समझ, लिखने के लिए आप बुक में देख लीजिएगा। अभी बस समझ लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सिंपल सा है, अगर कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी मूल समानुपाती प्रमेय के विलोम को अगर आपको प्रूफ करना है तो पहले स्टेटमेंट डाल दिया, स्टेटमेंट डालने के बाद एक ट्रायंगल लेट कर लिया, ट्रायंगल लेट करने के बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट E डैश लेट किया और मान लिया कि DE डैश BC के पैरेलल है, और DE डैश अगर BC के पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल होगा, तो हमने इनका रेशियो इक्वल किया। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या था कि इनके साइड का रेशियो इक्वल है, तो हमने कहा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC हमारे क्या है, इक्वल है, ये गिवन था, ये हमने निकाला, और इन दोनों को जब कंपेयर किया तो हमको मिल गया AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन EC डैश। क्या मिल गया, हमने कहा सर यहां से मिल गया हमको AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन
ई डैश सी, यानी क्लियर। अब क्या करो, दोनों में +1 कर दो, ठीक है। अब +1 करने से क्या होगा अभी देखते हैं। हमने कहा सर बोथ साइड अगर मैं +1 कर दूं, यही तरीका ही है, ठीक है। तो ए डैश अपॉन ई सी डैश +1, जैसे +1 करोगे तो थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए प्लस ई सी और अपॉन में ई सी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब देखो ए ई अपॉन ई सी क्या है, यहां पे आ गए तो हमने कहा सर ए ई प्लस ई सी इक्वल टू ए सी होगा, यानी ए ई अपॉन ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी। यहां पे आ जाओ, तो हमने कहा सर यहां पे सेकंड वाले पार्ट में ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी को लेट कर लो, तो ये भी तो आपका क्या होगा ए ई डैश और ई सी डैश इक्वल टू ए सी, तो यहां पे भी ए सी आ जाएगा अपॉन में ई डैश सी। अब यहां पे अब ये चीज करोगे तो भैया एसी से एसी कट गया, तो यहां से हमको मिल जाएगा ई डैश सी इक्वल टू क्या होगा, ई डैश सी इक्वल टू इसी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या हुआ, ई डैश सी इक्वल टू इसी हो गया। अब ये कब होगा, ये तब होगा जब ये जो पॉइंट है वो क्या हो, ई पे हो। ई डैश पॉइंट कहां पे हो, ई पे लाई करे, और ई डैश अगर ई पे लाई करता है तो इस कंडीशन में जो दोनों लाइनें होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, सो दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बात समझ में? बहुत इजी सा पार्ट है, अच्छे से समझिएगा, स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा, कहानी बन जाएगी। क्लियर? ठीक, चलो आ जाओ अब बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारा गेम यही है, देखो याद रखना भाई, बहुत बार बताया हुआ है कि थेल्स थ्योरम और आपका कन्वर्ज ऑफ द थेल्स थ्योरम कह सकते हो, या कन्वर्ज ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह सकते हो। ये दोनों एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, इनके प्रूफ करने के तरीके भी आपके थोड़ा सा डिफरेंट हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि इस स्टेप के बाद यही करना है जिससे कि चीजें गलत ना हो। बिल्कुल रट लो अच्छे से, ठीक है, और समझ लो, समझा तो दिया ही है, समझ लोगे तो रटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बट अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर? चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। क्या दे रखा है, इन ए फिगर डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है। फिगर नहीं है, एक फिगर बना लेते हैं। हमने कहा सर ये ए है, ये बी है, तो ये सी है, ठीक है। बीसी के पैरेलल डी डाल देते हैं, तो बीसी के पैरेलल एक डी ई लाइन ड्रॉ कर दी, और ये दोनों पैरेलल है, ये गिवन है। पैरेलल अगर गिवन है तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी लग जाना है। एडी दे रखा है एक्स, तो एडी को हमने मान लिया एक्स, ये क्या हो गया आपका एक्स। डीबी दे रखा है, डीबी क्या दे रखा है, एक्स माइनस टू, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू। ए ई दे रखा है एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू यहां तक, और इसी दे रखा है एक्स माइनस वन, इसी दे रखा है एक्स माइनस वन। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ा हमने, फिगर में हर चीज रख दी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हिंदी वालों के लिए भैया डी बीसी के पैरेलल है, मान लो भी एक त्रिभुज है और बीसी के समांतर एक भुजा है, ठीक है, और बाकी सारी कंस्ट्रक्शन चीजें दे रखी हैं कि एडी हमारा ये है, डीबी ये है, ए ये है, इसी हमने हर चीज लिख दी। अब देखो क्या होगा क्वेश्चन, देखो बहुत आसान सा 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर में। तो हमने कहा सर अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, हमने क्या पढ़ा है कि भैया किसी भी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो पैरेलल लाइन है वो अदर 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो, यानी सिंपल सा आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम x अपॉन x माइनस टू इक्वल टू x प्लस टू अपॉन x माइनस वन, x प्लस टू अपॉन x माइनस वन। सिंपल से कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू x माइनस टू और x प्लस टू। सॉल्व करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर यानी 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब कोई तुमसे पूछ रहा है बाकी लेंथ क्या है, तो AD हमारा क्या होगा, हमने 4, DB क्या होगा 4 - 2 यानी 2, AE कितना होगा 4 + 2 6, और इसी क्या होगा 4 - 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे और सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल से किस तरीके से हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोनों थ्योरम लग सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, और उससे पहले हम लोग सारे क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि कब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि भैया दो ट्रायंगल समान रूप के हों बट उनकी डायमेंशन डिफरेंट हो, चलेगा। उनके डायमेंशन, उनकी जो भुजाएं हैं उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहला मापदंड कैसे पता चलेगा कि अगर हमें दो ट्रायंगल गिवन हो तो समरूप होंगे? तो सबसे पहला क्राइटेरिया है एंगल 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 समरूप मापदंड, यानी दो भुजाओं के तीनों ट्रायंगल अगर इक्वल हैं, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो उन संगत भुजाओं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। सिंपल सी कहानी समझना, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, मान लो ए, ये बी, ये सी, दूसरा ट्रायंगल ये है, मान लो ई एफ जी। दो क्वेश्चन हो गए कैसे? तुम्हें क्वेश्चन देगा कि भैया मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उनके ट्रायंगल में एंगल इतना है, ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन मैंने पढ़ा वहां देखा यार दो ट्रायंगल गिवन है और उनके सारे एंगल इक्वल है, इक्वल है या इक्वल निकाल लिए मैंने किसी तरीके से, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भैया एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी होगी, और सॉरी एंगल 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 सिमिलरिटी होगी। और एंगल 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 सिमिलरिटी है यानी कोण 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 समरूप हैं, तो उस कंडीशन में तीनों कोण इक्वल होंगे, तो उनके जो संगत भुजाएं हैं उनका रेशियो, उनका अनुपात इक्वल होगा। तो चलो देख लेते हैं उनको कैसे लिखेंगे। तो मैंने कहा सर हमें गिवन है, गिवन होगा क्या कि एंगल ए इक्वल है एंगल ई के, एंगल बी इक्वल है एंगल एफ के, और एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। ये हमको गिवन है। और जैसे हमने देखा कि दो ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों कोण इक्वल हैं, तो ये कौन सा, ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो चलो साइड का रेशियो, कौन से साइड का रेशियो होगा, इंपॉर्टेंट ये है। तो हमने कहा सर जो एंगल इक्वल हैं ए और ई, तो एंगल ए ये रहा, इसके समरूप अपोजिट साइड की जो होगी इसे हम कहेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा। तो एंगल ए की संगत भुजा है बीसी, हमने कहा सर बीसी, ठीक है। अच्छा जी, एक और उठा लो, बीएफ की बात कर लो। तो एंगल बी पे आ गए, इसकी संगत भुजा क्या है, हमने कहा एसी, तो बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी इक्वल टू एंगल ई की संगत भुजा, एंगल ई यहां आ गया, एंगल ई की संगत भुजा क्या है एफ जी, तो होगा एफ जी, और अपॉन में एंगल एफ की संगत भुजा, एंगल एफ की संगत भुजा क्या है, एंगल एफ के इसकी संगत भुजा तुम्हारी क्या है ईजी। बात समझ में? इस तरीके से हम इसका रेशियो भी कर सकते हैं, जैसे बी की संगत भुजा एसी यानी एसी अपॉन में सी की संगत भुजा क्या है ए बी, एसी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा एफ पे आ गए, एफ की संगत भुजा क्या है ईजी अपॉन में जी की संगत भुजा क्या है ये। बात समझ में क्या है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल हैं, उनके तीनों एंगल इक्वल हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा। संगत भुजाओं का अनुपात इस तरीके से निकालेंगे, याद रखना हमेशा जो एंगल होगा उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो उसकी संगत भुजा होगी। कोण के विपरीत दिशा में जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, संगत भुजा कहलाएगी। समय में संगत कोण क्या होंगे, जो साइड इक्वल है, ठीक है, उनके जो अपोजिट या जो साइड ली, जैसे अगर मैंने ये वाली साइड ली
तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो संगत कोण कहलाएगा। संगत कोण संगत भुजा में कंफ्यूज मत होना। और जब भी रेशियो देखेंगे या फिर याद हो सर्वांगसम में त्रिभुज में भी जो हम रिलेशन देखते थे तो किसके रिस्पेक्ट में देखते थे, करस्पॉन्डिंग साइड या एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी संगत भुजा और संगत कोण के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से यहाँ पर रेशियो हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, संगत कोणों और संगत भुजाओं के रिस्पेक्ट में। बात सुनिए, बहुत आसानी सी चीजें है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 मापदंड या क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलरिटी। याद रखना, दिमाग में बिल्कुल भर लेना, क्या कि दो ट्रायंगल दिखे, उनके तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल दिखे, और तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो वो क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी, यानी अगर मेरे पास कोई दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ये वाला मान चलो ये वाला, ठीक है, इसका एक एंगल ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, कौन सा, ये वाला इससे, ये वाला इससे अगर इक्वल है तो ये एक दूसरे के सिमिलर कहलाएंगे। सिमिलर मतलब क्या होगा कि ये, अब ऑब्वियसली बात लॉजिकली समझना भाई लोगों, कहानी क्या है, मैंने कहा एक ट्रायंगल है, इसमें दो ट्रायंगल है जिसके दो एंगल इक्वल हैं, और दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, और तीसरा अगर अपने आप ही इक्वल हो जाएगा तो इन दिस केस वही पहली वाली क्राइटेरिया कि तीनों एंगल इक्वल हैं, और तीनों अगर एंगल इक्वल हैं तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। सिंपल सी कहानी है। इट मींस कि अगर कोई दो ट्रायंगल दिखे और उन ट्रायंगल्स के दो साइड भी अगर इक्वल मुझे दिखते हैं, तो दो एंगल भी इक्वल दिखते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहलाएगा। बस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इसका साइड साइड में आप साइड इक्वल नहीं है, सुनना, अगर मेरे पास कोई दो ट्रायंगल हैं, उनके साइड का रेशियो इक्वल, उनके साइड का रेशियो इक्वल है तो उनके संगत कोण इक्वल होंगे, यानी वो एक दूसरे के समरूप होंगे। सिंपल सी कहानी है। यहां पर आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने सिर्फ सर्वांगसम में पढ़ा था साइड साइड साइड, तो लेकिन वहां साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी थी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या, वो दोनों इक्वल थे, उनके सारे एंगल इक्वल थे, उनके सारी साइड्स इक्वल थी, बट यहाँ समरूप है। समरूपता का क्या मतलब हुआ कि अगर दो ट्रायंगल है मेरे पास, उन ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल है तो एक दूसरे के समरूप होंगे। यहां पे साइड के रेशियो की बात कर रहे हैं, ना कि साइड को इक्वल होने की। इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। तो अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, याद रखना, पहला एंगल 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 सिमिलरिटी, दूसरा एंगल एंगल सिमिलरिटी, और तीसरा साइड 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 सिमिलरिटी। ये तीनों क्राइटेरिया हैं, दिमाग में रखेंगे, चीजें आसानी से हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कहानी है। कह रहा है इन अ ट्रायंगल डी इज पैरेलल टू बीसी, डी ई पैरेलल टू बीसी। तो आ जाओ, मैंने कहा सही, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, डी पैरेलल टू बीसी, तो हमने कहा सर बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली डी, ठीक है जी। एडी दे रखा है 2 तो एडी दे रखा है 2, बीडी दे रखा है 3 तो बीडी दे रखा है 3, बीसी दे रखा है 7.5 तो बी और सी, बीसी दे रखा है 7.5, एंड देन द लेंथ ऑफ डीई, हमसे डीई पूछ रहा है, इसको मान लो x, इसको मान लो x। अब देखो, अगर तुम बीपीटी पे जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में तो ये आएगा कि यार बीपीटी कह रहा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ने तो स्टेटमेंट इस साइड और इस साइड के रेशियो के लिए दी थे, इसके लिए तो कुछ बताया नहीं था। तो एक सिंपल सी कहानी समझना, अगर मैं बीसी और डी पैरेलल कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा। तो हमने कहा सर अगर, ये क्वेश्चन अभी करेंगे, यहाँ आके समझ लो पहले। मैंने कहा मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ मैंने की है, ठीक है। अब सुना, अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो ये वाला एंगल है ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम में ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल तो दोनों में कॉमन है। एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लो और एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। क्या समझ में आया। मैंने कहा सर अगर एक बार छोटा वाला ट्रायंगल एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लूं तो इसके
ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर है कौन सा, ये वाला तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो हमें पता है दो लाइनें अगर पैरेलल हैं और तीसरी लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के इक्वल होगा। सेम वे में ये दोनों तो दोनों में कॉमन है, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर, और छोटा वाला ट्रायंगल अगर बड़े वाले के ट्रायंगल के सिमिलर है तो इन दिस केस सिमिलरिटी वाला पार्ट लगा तो सीधी सीधी कहानी है। अब आ जाओ यहाँ पे, तुमने कहा सर ये पैरेलल नहीं है, ये हमें गिवन है, तो इन दिस केस ए डी ई और ए बी सी पैरेलल है, सॉरी ए डी ई और ए बी सी क्या है, एक दूसरे के समरूप है, और समरूप है तो उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड का रेशियो चाहे जैसे इक्वल कर लो। हमने कहा सर छोटा वाला ट्रायंगल 2 अपॉन बड़ा ले लो, 2/5 इक्वल टू x अपॉन 7.5 कर दो, क्या हो जाएगा 7.5, 2 इंटू 7.5 अपॉन 5 इक्वल टू कितना x, ये हो जाएगा कितना 7.5 टू 15 बाई 5 इक्वल टू x, 5 टाइम 15, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, आ गई, सिंपल सी कहानी है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। भैया 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज दिमाग में रखिएगा, क्लियर। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा, इन अ ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, इफ डी इज पैरेलल टू एसी, एडी दे रखा है, बीडी दे रखा है, एई दे रखा है, ईसी दे रखा है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। तो हमने कहा सर ये हमारा ट्रायंगल लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्या हो गया, ये ट्रायंगल हमने लेट कर लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है कौन सी, डी ई, ये हो गया डी, ये हो गया ई, क्लियर। एडी दे रखा है x+1 तो एडी दे रखा है x+1 रख दिया, डीबी दे रखा है x-1 तो डीबी हो जाएगा x-1, ए दे रखा है x+3 तो ये हो गया x+3, और ईसी दे रखा है x तो ईसी हो गया x, क्लियर। बाय यूजिंग क्या, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, क्या होगा, इनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी x+1 अपॉन x-1 इक्वल टू x+3 अपॉन, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x² प्लस एक्स इक्वल टू x माइनस एक्स का -1 का x+3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x² प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है, x² 3x माइनस एक्स माइनस 3, क्लियर, ठीक है, x² से x² कट जाएगा और 3x ये हो जाएगा x इक्वल टू 3x माइनस एक्स इज 2x माइनस 3, 2x इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस 2x इज माइनस एक्स इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर, ठीक है। चलो आ जाओ अगले सवाल की ओर। इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। क्या दे रखा है, इन्हें गिवन फिगर आकृति में क्या है, ट्रायंगल QPS RPT के इक्वल है, QPS RPT के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हमने कहा ठीक है सर जी, ध्यान रखना ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, गिवन है। दिमाग में इस चीज को याद रखने के लिए आप हमेशा गिवन लिख दो, क्योंकि गिवन लिखोगे, गिवन अगर लिख दोगे तो रिलेशन आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो क्या दे रखा है, हमने कहा सर गिवन है QPS इक्वल टू RP और T, ठीक है, QPS RPT के इक्वल है, और दे रखा है PRQ, एंगल PRQ इक्वल है एंगल PTS के, एंगल PTS के, हमने कहा ठीक है सर जी। तो प्रूफ करना है कि भैया PQR PST के समरूप है, देन हमको प्रूफ करना है कि भैया ट्रायंगल PQR इक्वल टू है ट्रायंगल PST के, ये हमको
प्रूफ करना है कि एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर है, यानी समरूप है। क्लियर? चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने कहा सर प्रूविंग के लिए ये दोनों तो इक्वल ही है। अब सुना यहाँ पे, आ जाओ। हमने कहा सर ये एंगल इक्वल है, तो हमने उठा लिया इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल उठाओ, ट्रायंगल पी क्यू आर, और कौन सा ट्रायंगल पी एस टी, ट्रायंगल पी एस टी, दोनों ट्रायंगल उठा लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। हमने कहा सर गिवन है क्या कि क्यू आर पी या पी आर क्यू लिखा है, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल है पी टी क्यू के, पी टी क्यू के। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो कि भैया ये तो हमको गिवन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब और क्या दे रखा है? हमने कहा सर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब थोड़ा समझना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ये एंगल वाई मान लो, तो क्या चीज दिमाग में आई? तो मैंने कहा कि थोड़ा और अच्छे से करता हूं कलर से। मैंने कहा ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, ये वाई मान लेते हैं। तो क्यू पी आर क्या होगा? एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। मैं एक्स प्लस वाई लिख दे रहा हूं भाई लोगों। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। अब दूसरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल में क्या होगा? एस पी टी, एंगल एस पी टी की अगर बात करता हूं तो एस पी टी क्या होगा? तो हमने कहा सर ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई होगा। और दोनों को अगर कंपेयर करो तो भैया एक्स प्लस वाई, यानी ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी क्यू पी आर जो है तुम्हारा इक्वल है एसपीटी के। क्या ये बात समझ में? सिंपल सी थी यार, सिमिलर है ना। देखो क्यू पी आर उठा लो, तो ये y मान लिया तो x प्लस वाई ये हो गया। सेम वे में एस पी टी निकाल लो, तो ये x है, ये y है, ये एक्स एक्स गिवन है ना भाई लोगों, इक्वल। ये कंडीशन हमको ऑलरेडी गिवन है, तो यानी इक्वल हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई यानी ये दोनों एंगल इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी दो ट्रायंगल्स में क्या हो गए? दो एंगल इक्वल हो गए। और जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गए तो कौन सी सिमिलरिटी थी? हमने कहा सर एंगल एंगल सिमिलरिटी हो जाएगी। तो पहला वाला पार्ट तो हो गया कि एंगल एंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब दे रखा है क्या? पीटी अपॉन एस टी, यही सॉल्व कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया भाई, हेंस प्रूव्ड ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए सिमिलर। यहां पे लिख भी दो चाहे, ट्रायंगल पी क्यू आर जो है सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे पीएसटी के, पीएसटी के। ठीक है, और ये दोनों अगर सिमिलर हैं, काम खत्म। ये हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, पीटी इक्वल टू दे रखा है, अगर दोनों सिमिलर हैं तो कहानी क्या है? हमने कहा सर पीटी अपॉन एस टी दे रखा है 3/4। हमने कहा ठीक है सर, पीटी अपॉन एस टी इक्वल टू 3/4। क्यू आर अपॉन पी आर पूछ रहा है, क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले देख लो पीटी एस टी है कहाँ? हमने कहा सर ये रहा पीटी और ये रहा एस टी, पीटी अपॉन एस टी दे रखा है। हमने कहा ठीक है सर। क्यू आर अपॉन पी आर पूछ रहा है, तो ये रहा क्यू आर, ये रहा पी आर। हमने कहा सर अगर दोनों सिमिलर हैं इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। साइड का रेशियो इक्वल होगा तो कौन कौन से साइड का रेशियो होगा? हमने कहा सर ये वाला एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड ये वाली साइड, और इसके इसके अपोजिट साइड ये वाली साइड का रेशियो इक्वल। यानी क्यू आर अपॉन एस टी, यहां क्या होगा? क्यू आर अपॉन एस टी इक्वल टू हो जाएगा ये वाली साइड इस वाली साइड का रेशियो। तो पहले क्यू आर लिया है, ये वाला ट्रायंगल है ना, तो पी आर अपॉन पी टी, पी आर अपॉन पी टी, है ना। थोड़ा सा रीअरेंज करो, तो हमने कहा पीटी अपॉन एस टी करनी है, तो पीटी को इधर भेज दिया, तो क्या जाएगा? हमने कहा सर पीटी अपॉन एस टी, पीटी इधर चला गया, क्यू आर नीचे आया, इक्वल टू हो जाएगा पी आर अपॉन कितना? क्यू आर।
और PT अपॉन एस टी दे रखा है कितना 3/4, तो PR अपॉन क्यू आर हो जाएगा, PR अपॉन क्यू आर हो जाएगा आपका 3/4। हमको क्या पता करना है, QR अपॉन PR, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? बहुत इजी सा पार्ट है, अच्छे से समझ लेना। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स इसके हो जाएंगे, 1 मार्क्स इसका, या फिर 3 मार्क्स और 2 मार्क्स ऐसे कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया है? 2012 में, ठीक है, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो जल्दी से क्वेश्चन समझते हैं, बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है? दी गई आकृति में ट्रायंगल एबीसी और एएमपी क्रमशः बी और एम पे समकोण है। हमने कहा ठीक है सर जी, सिंपल सा है। एबीसी ये 90 डिग्री हो गया, और एपीएम ये 90 डिग्री हो गया। ये चीज दे रखा है, दिया गया है इज इक्वल टू 10। ए और सी की वैल्यू, यहां से यहां की इसकी वैल्यू दे रखी है 10। हमने कहा ठीक है सर। एपी की वैल्यू 15, एपी की वैल्यू दे रखी है 15, पीएम की वैल्यू 12, पीएम की वैल्यू दे रखी है 12। ठीक है, पहले सिद्ध करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं, और फिर ज्ञात करना है एबीबीसी। तो पहले एबीसी और एमपी उठा लो। हमने कहा सर जो गिवन है लिख ही दिया, सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। आ जाओ। हमने कहा सर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। अब आ जाओ यहाँ पे, एबीसी कहाँ है? ये है, और एएमपी कहाँ है? ये है। तो हम ये तो पा रहे कि ये दोनों में कॉमन है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हमने कहा सर एंगल एएमपी, एंगल एएमपी इक्वल टू एंगल दे रखा है सीबीए या एबीसी। एबीसी कितना? 90 डिग्री है। ये क्या है? गिवन है। चुपचाप लिख दो यहाँ पे कि ये चीज क्या है? गिवन है। यहां तक चीजें समझ में क्या कि ट्रायंगल एबीसी एमपी ले लिया। भाई जो प्रूफ करना है पहले उसे ट्रायंगल उठा लो। ट्रायंगल उठाया, क्या गिवन है? ये चीज इक्वेशन दे रखा है। और हमने कहा सर जब हमने ये फिगर देखा, ये वाला और ये वाला, तो हमें ये चीज पाई कि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। यानी एंगल एम ए बी इक्वल है एंगल सी ए पी के, सॉरी सी ए पी क्यों, एम ए पी के, एम ए पी के। यहां पे एम की जगह आप लिख दो क्या? सी। हमने कहा सर जी सी ए बी एम ए पी के इक्वल है, सी ए बी एम ए पी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉमन है। यहाँ पे आप लिख देंगे कॉमन एंगल है। और जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो भैया ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गई, सॉरी एंगल एंगुलर सिमिलरिटी हो गई। यानी ट्रायंगल ए बी सी ए एम पी के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये स्टेटमेंट आप यहीं पे डाल दोगे। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल एएमपी। बस में ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब जो चीजें गिवन है उनके हिसाब से काम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। सिंपल सी कहानी है। हमें क्या फाइंड करना है? ए बी। तो पहले ए बी को देख लेते हैं। ए बी कहाँ है? ये डिस्टेंस है। क्लियर? हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब सुना, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर है किसके? ए एम पी के, तो इनके सारे एंगल इक्वल होंगे। तो हमने कहा सर इस एंगल और इस एंगल के विषय में रिलेशन दे दिया, ये कॉमन हो गया। तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा किसके? ए पी एम के। ये बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर, इनके साइड का रेशियो भी तो इक्वल होगा।
तो यानी 90 के सामने वाली साइड, सॉरी हमको पता है 90 के सामने वाली साइड, इस ट्रायंगल को उठा लो। तो 90 के सामने वाली साइड कितनी है 15। हमने कहा सर पहले लिया, पहले एबीसी ही ले लो। चलो पहले ये वाला ट्रायंगल ना लेकर के हमने कहा इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा, एबीसी पे आ जाओ। तो हमने कहा ए बी सी, तो बी 90 डिग्री के सामने है 10, तो 90 डिग्री के सामने है 10, ठीक है 90 डिग्री के सामने है 10, और इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने है कितना पूरा 15, तो 10/15 इक्वल टू इस वाले एंगल के सामने है कितना ए बी, जो हमको फाइंड करना है, और अपॉन इस वाले एंगल के सामने है तुम्हारा, पता नहीं निकाल लेंगे, लेकिन अगर मुझे ये साइड पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो हमने कहा सर कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, सुनना 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 भाई लोगों, कंफ्यूज ना हो जाना कि क्या हो गया। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन में समस्या, एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर ये दे रखा है 12, ये दे रखा है कितना 12, ये दे रखा है कितना पूरी डिस्टेंस 10 दे रखी है, ये 15 दे रखा है, तो इस ट्रायंगल को उठा लो थोड़ा सा। ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो साइड एएम की बात कर लो, तो एएम के लिए पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा √15 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस निकालना है, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा यानी एएम, एएम इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है सॉल्व कर लो, 225 माइनस 144, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 4 गए, सॉरी 5 में से 4 गए 1, और 12 में से 4 गए 8, 1 से कट गया √81, यानी हो गया 9, यानी ये जो डिस्टेंस आई एएम की वो आ गई 9। ठीक है अब फिर से आ जाओ यहाँ पे, हमने कहा ट्रायंगल ए बी सी और एएमपी पैरेलल हैं, तो ये एंगल इक्वल होंगे, तो इनके सामने वाले साइड का रेशियो भी तो इक्वल होगा। तो पी के सामने साइड है 9 और इसके सामने है ए बी, तो हमें ए बी फाइंड करनी है, तो ए बी अपॉन 9 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 9 15, 3 9 9 और 3 इधर चला जाएगा 6, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यूनिट दे रखा होगा। क्या ये बात समझ में आती मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से फिर से एक बार समझ लेना। मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये ट्रायंगल उठाया तो मैंने देखा यार एएम तो पता नहीं, एएम पता नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे। तो हमने कहा सर एएम निकालने के लिए हमें साइड पता है, ये 12 है ये 15 है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाल के एएम निकाल दिया। एएम लगाया तो हमने कहा सर ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, अगर एक दूसरे के सिमिलर है तो सिमिलरिटी लगाओ, इनके साइड का रेशियो इक्वल कर दिया, एबी की वैल्यू 6 आ गई। अब बात कर लो बीसी की, बीसी कहाँ है, ये रहा। हमने कहा सर ये 90 डिग्री है, ये हमको पता है कितना 6 और ये पता है 10, तो बीसी क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ठीक, तो आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है सवाल कि इन राइट एंगल ट्रायंगल QPR, PM इज एल्टीट्यूड, तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है QPR जिसमें PM हमारा क्या है, एक लंब है, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सिंपल सी कहानी, हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, तो क्या फाइंड करना है, QR दे रखा है 8, MQ दे रखा है 3.5, QR दे रखा है 8 और दे रखा है QM, यहाँ जो कलर चेंज करते हैं, QM दे रखा है 3.5 और QR दे रखा है 8। हमने कहा ठीक है सर, PR की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मान लो X। हमने क्या करना है, हमने कहा यार ये वाला ट्रायंगल मेरे पास है और ये वाला ट्रायंगल मेरे पास है, काम हो सकता है, क्योंकि भैया हमको इसी की भाई ये इस साइड से रिलेटेड भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमने एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। तो चलो देखते हैं क्या कहानी। तो हमने कहा सर इन ट्रायंगल PQR, PQR एंड ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल PMR, PMR की बात कर लो, PM और R। जैसे ही आप ये चीज करोगे तो एक चीज समझ में आती है कि हमने कहा सर
क्यू पी आर एंगल, क्यू पी आर किसके इक्वल है? हमने कहा पी एम आर के, तो हो जाएगा एंगल पी एम आर के इक्वल है। इसके बाद अब एक चीज समझना, मैंने कहा सर ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया तो एंगल जो आर है दोनों में कॉमन है, तो हमने कहा सर एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल टू पी आर एम, पी आर एम, क्योंकि कॉमन है, कॉमन एंगल यहां आप डाल दोगे भैया ये क्या है, कॉमन एंगल है। और जैसे ये चीज हुई तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एंगल एंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्या समझ में है? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एंगल एंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी एम आर। और दोनों अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो सिंपल सा आ जाओ यहाँ। हमने कहा सर 90 डिग्री के सामने साइड है 8, तो ये होगा 8 अपॉन 90 डिग्री के सामने है x, तो 8 अपॉन एक्स इक्वल टू, देखो ये 8 है, ये 3.5, तो क्या होगा 8 माइनस 3.5 यानी 4.5 हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? हमने कहा ठीक है सर। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, बड़े वाले ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल, और ये दोनों एंगल अगर सिमिलर है तो इनके अपोजिट साइड यानी 4.5 और इसके अपोजिट साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो 8 अपॉन एक्स, 8 अपॉन एक्स, इसके सामने है 4.5, ये हो जाएगा आपका कौन सा एंगल, जैसे ये है पीएम अपॉन आपका हो जाता कौन सा, इस वाले एंगल के इक्वल, हमें कोई इश्यू नहीं था। क्यों फंस रहा है? एम पी क्यू आर और एम पी आर सिमिलर है, तो क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू पी आर अपॉन क्यू आर अपॉन एम आर कैसे है, ये 90 के सामने एक्स, क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है 90 90 हो गया, और पी आर पी आर अपॉन एम आर, ठीक है 1 2 और 3। तो यहां से आप रिलेशन की बात करें, फिर से एक बार 1 2 3, यहां से आप रिलेशन की बात कर लो। तो हमने कहा सर ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, हमने कहा ठीक है सर। अगर सिमिलर है तो क्या होगा, इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। हमको फाइंड करना है ये x की वैल्यू, ठीक है। तो क्या आएगा इसको समझते हैं। तो हमने कहा सर 90 डिग्री के सामने है x, तो ये होगा x, या फिर आप पहले नॉर्मल लिख लो। हमने कहा सर 90 के सामने है पी आर, तो होगा पी आर अपॉन 90 के सामने आ जाएगा आपका क्यू आर, 90 अपॉन ये क्यू आर हो गया। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल क्यू इक्वल होगा इस एंगल के, तो हमने कहा सर एंगल क्यू के सामने साइड है पी आर, ये हो जाएगा पी आर, सॉरी छोटा वाला ट्रायंगल पहले ले रहे थे हम लोग, यहाँ छोटा वाला ट्रायंगल क्या होगा, इसके सामने होगा एम आर, तो ये होगा एम आर अपॉन पी आर। इस बात को समझना। स्टार्टेड
फिर से आ जाओ, एक बार फिर से यार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपकी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा लंबा हो गया बट चलेगा। 1 2 एंड 3। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो ये हमारा पी क्यू आर एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अलावा पीएम इज एल्टीट्यूड और पीएम इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, यानी लंब डाला गया है, और पी क्यू आर हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। हमने कहा ठीक है सर, अच्छा जी, यानी ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि भैया पहले क्यू आर की वैल्यू 8 दे रखा है, तो क्यू आर की वैल्यू 8 गिवन है, ये कितना है 8, क्यू एम की वैल्यू 3.5 गिवन है यहाँ पे, और हमसे पूछा है पी आर की वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, तो इसको मान लेते हैं। बात समझ में, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक लंब डाला पी एम आर, और आपसे कह रहा कि भैया एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले ट्रायंगल उठा लो, कौन सा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ये वाला ले लीजिए, क्यों, क्योंकि हमको पी आर निकालना है, तो ऐसा ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा जिसमें पी आर हो, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल पीएमआर, पीएमआर को उठा लिया। हमने कहा ठीक है सर, अब देखो क्या कहानी है, तो हमने कहा सर एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल पीएमआर के, पीएमआर के। हमने कहा ठीक है सर, दूसरा ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, यानी एंगल पी आर एम, पी आर और क्यू कह दो यहाँ के लिए, है ना, पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर एम इक्वल है। और जैसे दो एंगल इक्वल है, यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई, क्या हो गई, एंगल एंगल सिमिलरिटी, और एंगल एंगल सिमिलरिटी है, इनके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने कहा सर आ जाइए यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या कहानियां हैं। तो पहले इनके साइड का रेशियो निकालो, फिर बाद में देखा जाएगा कैसा क्या है, और कौन कौन सा एंगल इक्वल है। तो हमने कहा सर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल कॉमन है, और जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे, कर दो साइड के रेशियो इक्वल। तो सबसे पहले तो हमने कहा सर पी आर तो हमको निकालना ही है, तो हम पी आर को ले लेते हैं, पी आर ले लेते, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल उठा, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाले ट्रायंगल में पी आर क्या होगा। हमने कहा सर बड़े वाले ट्रायंगल या 90 ले लेते हैं, 90 के सामने वाली साइड क्या है, हमने कहा 8 या आपका क्यू आर। तो हमने कहा सर क्यू आर 90 के सामने क्या है, क्यू आर 90 के सामने क्या है, पी आर, तो क्यू आर अपॉन पी आर हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, इक्वल टू, अब यहां आ जाओ, तो हमने कहा इसके सामने वाली साइड ये पी आर है, तो फिर से ये क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल, एंगल क्यू एंगल पी के इक्वल है, तो क्यू के सामने क्या है तुम्हारा, तो क्यू के सामने हमारा पी आर। हमने कहा सर ये हो जाएगा पी आर, और अपॉन में इस ये वाला एंगल इक्वल है, इसके सामने वाली साइड है 8 अपॉन 8 माइनस 3.5, 8 माइनस 3.5, अरे यही है, इसको निकालने के लिए माइनस ये 3 दे रखा है ना, 3.5 भाई लोगों, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ क्या है, ये 8, ये 3.5 है, ये 8 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 8 माइनस 3.5, तो 8 माइनस 3.5 ले लिया। पी आर कॉमन, क्यू आर हमको फाइंड करना है। चलो आ जाओ, तो देखो क्यू आर की वैल्यू क्या है, सॉरी क्यू आर की वैल्यू है 8, क्यू आर की वैल्यू है 8, ठीक है, और अपॉन में पी आर हमको फाइंड करना है, पी आर हमको क्या करना है, फाइंड करना है, इक्वल टू पी आर अपॉन कितना 8 माइनस 3.5, 8 माइनस 3.8 4.5, सॉल्व कर लो, तो पी आर का स्क्वायर ये उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 4.5 इंटू 8 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट लगाएंगे, हटा दीजिए, है ना, या 8 × 45 की 0, हासिल 4, 8 चौको 32, 4 36, 3 पॉइंट दिस, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू आ जाएगी आपका 6। बस में तो इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं,
थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हैं। हम लोग इसके बाद इस चैप्टर की एक प्रैक्टिस सीरीज जरूर लगाएंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि क्या हो कि इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे तरीके से आ जाए। देखो सारा गेम इस चैप्टर में बताएं क्या है, सारे कॉन्सेप्ट का है, खासकर वो दो क्वेश्चन तो फिक्स हो गए, बीपीटी वाले या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी वाले, और इसके बाद इनके साइड में रेशियो और इनकी प्रैक्टिस किस तरीके से रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट पार्ट ये। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और जय हिंद।